नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। ठंड की दस्तक के साथ स्वेटर जैकेट निकलने लगे हैं, लेकिन सियासत में जरा भी दिलचस्पी रखने वाले लोगों की नजरें 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हैं, उसमें से भी खासकर उत्तर प्रदेश पर। दरअसल 2022 में यूपी के नतीजों से बहुत हद तक 2024 की राह तय होगी। पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला चलेगा या अखिलेश यादव का वोट शास्त्र चलेगा। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग कामयाब रहेगी या प्रियंका गांधी का जेंडर कार्ड कमाल करेगा। ऐसे सैकड़ों सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। फिलहाल हिंदुस्तान में जातीय राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यानी यूपी के सियासी अखाड़े में सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से जातीय रसायन मिलाने में जुटी हुई हैं। कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा है, तो कोई सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन, तो कोई सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है। मकसद एक है, अलग अलग जातियों के वोट बैंक में सेंध मारी। भारत के जाति शास्त्र की पिछली किस्त में मैंने आपको बताया था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में जातिवाद की जड़ें कैसे मजबूत हुई। आज बताऊंगी कि आजादी के बाद देश में जाति की राजनीति को सियासतदानों ने कैसे न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे और आगे बढ़ाया। सोशलिस्टों ने किस तरह पिछड़ों के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की, कैसे मंडल और कमंडल की राजनीति ने सत्ता के नए सूरज पैदा किए और उसका अंजाम क्या हुआ। बताएंगे कि क्या हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को कभी जातियों की जकड़न से आजादी मिलेगी। हजारों लोगों की कुर्बानी और लंबी लड़ाई के बाद 1947 में भारत को आजादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में आजाद भारत को गढ़ने का काम शुरू हुआ। देश निर्माण के तौर तरीकों को लेकर कई विचारधाराएं एक साथ आकार ले रही थी, जिसमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, दक्षिणपंथी भी शामिल थे। लेकिन इनकी राजनीतिक जमीन बहुत कमजोर थी। कांग्रेस को वोट की जमीन पर सीधी टक्कर देने की स्थिति में कोई भी पार्टी या विचारधारा नहीं थी। कांग्रेस के ज्यादातर नेता ऊंची जातियों से थे, सत्ता में उनका दखल था। तब नारा गूंजता था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर कायस्थ, राजनीति में ये सिद्ध हस्त। लेकिन देश में किस जाति के लोगों की कितनी तादाद है, इसकी सटीक जानकारी न तब किसी के पास थी और न आज की तारीख में है। सबसे पहले समझते हैं कि आजादी के बाद जातीय राजनीति कैसे आगे बढ़ी। हिंदुस्तान के बारे में कहावत मशहूर है, कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी। ऐसे में यहां नुमाइंदगी की सियासत में भी अनगिनत रंग होना लाजमी है। आजादी के पहले से ही जातियों के नाम पर वोट बटोरने का खेल शुरू हो चुका था। हिंदुस्तान के सियासत में जातियों की भूमिका समझने के लिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। आजादी के बाद 1952 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसी पार्टियों ने हिस्सा लिया। तब विचारधारा के नाम पर वोट मांगा गया, जिसमें सोशलिस्ट खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे थे। उनके बड़े नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। विधानसभा पहुंचने वाले नेताओं में से ज्यादातर का ताल्लुक ऊंची जातियों से था। कांग्रेस यूपी समेत पूरे देश में छाई हुई थी। कांग्रेस में ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया जाति के नेताओं की भरमार थी। कांग्रेस में ऊंची जातियों के वर्चस्व को सबसे पहले चुनौती लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने दी। उन्होंने नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60।
आज़ादी के आंदोलन में तो सब एक साथ थे, लेकिन वहाँ पे भी जो डोमिनेंट कास्ट थी वो तो अपर कास्ट ही थी। तो धीमे धीमे जिस तरीके से आज़ादी मिली और इलेक्शंस शुरू हुए, तो उसमें ये हो गया कि भाई हर एक को ये हो गया कि अपना वोट बैंक कैसे बनाएं। तो वोट बैंक के चक्कर में राजनीतिक ग्रुप्स बनते गए, और ग्रुप्स जाति आधारित ही रहे, क्योंकि जात तो ट्रेडिशनल एक सोशल प्रोसेस था। तो लोगों ने खुद करना शुरू कर दिया उसमें कि भाई हमारा वोट बैंक इसका है, हमारे तो टिकट उस पर मिलने लगे। डॉक्टर लोहिया उन पिछड़ी जातियों को एकजुट करने में जुटे थे जो कांग्रेस की गोलबंदी योजना में छूट गई थी। यूपी की सत्ता पर 20% आबादी वाली सवर्ण जातियों के नेताओं का दबदबा था। कांग्रेस के भीतर सवर्णों के बीच अपने वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। यूपी से सटे बिहार को जातीय राजनीति की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला माना जाता है। वहां भी ऊंची जातियों के बीच वर्चस्व के लिए खींचतान तूफानी रफ्तार से जारी थी। बिहार कांग्रेस कमेटी में जाति के आधार पर कई गुट बने हुए थे। सोशलिस्टों ने और लोक दल ने इनको गोलबंद किया, और कांग्रेस के साथ जो है सवर्ण, दलित और मुसलमान ये भारी संख्या में गोलबंद होते रहे। इस एक से ही पिछले आज़ादी की बात के ज़्यादातर चुनाव हुए। इसीलिए सोशलिस्टों ने जो है वो नारा दिया था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ 100 में पाँव में पिछड़े 60। उस दौर में बहुत हद तक देश की जातीय राजनीति अगड़ा पिछड़ा में सिमटी हुई थी, पर लोहिया ने यूपी बिहार में पिछड़ों को गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जोड़ना शुरू किया। नतीजा भी जल्द ही सामने आया। वो साल था 1967 का। दोनों राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे चौधरी चरण सिंह, तो बिहार की कमान महामाया प्रसाद सिन्हा के हाथों में आई और उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली डीएमके भी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई और कमान सीएन अन्नादुरई के हाथों में। पश्चिम बंगाल में भूमिहीनों, मजदूरों और पिछड़ों को एकजुट कर कम्युनिस्टों ने भी सत्ता का स्वाद चखा। गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बने ज्योति बसु। देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस का विकल्प लोगों को दिखने लगा। तो हिंदुस्तान की वोट बैंक पॉलिटिक्स में सोशलिस्टों ने कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और सोशलिस्टों के सियासी एजेंडे को हाईजैक कर लिया। इससे जात पात की राजनीति कमजोर पड़ने लगी। डॉक्टर लोहिया की मौत के बाद पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। इसे बाद में आगे बढ़ाया कांशीराम ने। शुरू में तो उनकी गोलबंदी में पूरा पिछड़ा समाज शामिल था, लेकिन बाद में उनका बाम सेफ सिर्फ दलितों तक सीमित हो गया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, लेकिन लोगों ने कांग्रेस के विकल्प के तौर पर जिन्हें चुना वो भी ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह पाए और 2 वर्षों में ही कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी हुई। जनसंघ की जगह हिंदुस्तान की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ, जिसे ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहा जाने लगा। देश की सियासत तेजी से बदली और सबने अपनी सहूलियत के हिसाब से जातियों के बीच गोला खींचना शुरू कर दिया। 1980 के दशक के आखिरी दौर में देश की कमान संभाल रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट राजनीति के लिए दरवाजे खिड़कियां खोल दिए। बीजेपी के समर्थन से मुलायम सिंह यादव पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। जनता दल को ओबीसी में खास तौर से यादवों का वोट मिला। कांग्रेस के सवर्ण वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी थी। कांग्रेस के दलित वोट को कांशीराम की बीएसपी ने खिसका दिया। मुस्लिम वोटर कुछ जनता दल के साथ चले गए, कुछ बीएसपी के साथ, और बाकी बचे कांग्रेस के साथ रह गए। 1989 में यूपी में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद से ही कांग्रेस सूबे की सत्ता से बाहर है। वीपी सिंह के आरक्षण कार्ड से जात पात की राजनीति और उफान मारने लगी।
बीजेपी को अपनी सियासी जमीन खिसकती दिखी। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ पर सवार हुए और बीजेपी के पक्ष में लहर बनने लगी। बीजेपी नारा लगाने लगी, वो जात पात से तोड़ेंगे, हम धर्म संस्कृति से जोड़ेंगे। अयोध्या मुद्दे पर बीजेपी जिस रास्ते पर आगे बढ़ी उसमें मुस्लिम बीजेपी से दूर हो गए तो यूपी में मुलायम सिंह मुस्लिमों के नए रहनुमा बने। बिहार में यादव और मुस्लिमों के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव बन गए। उनका MY समीकरण बिहार की सत्ता में बने रहने का सबसे टिकाऊ फॉर्मूला बन गया। जहाँ तक मुस्लिम समुदाय का सवाल है, उनके राजनीतिक के तौर पे उनको अपनी ओर करने की कोशिश हर दल करती ही रहती है। तो अब जाति किसी भी दल के लिए अपनी मजबूती दिखाने का सबसे बड़ा आधार बन चुकी है। तमिलनाडु की सियासत ब्राह्मण विरोध की परिक्रमा कर रही थी। इसी तरह कर्नाटक पॉलिटिक्स में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के बीच चलती रही। महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, राजस्थान में जाट अपना वर्चस्व दिखा रहे थे। दूसरी जातियां भी अपने दमखम के आधार पर सत्ता में हिस्सेदारी के लिए एकजुट होने लगी। उत्तर प्रदेश और बिहार पहले से ही कास्ट पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बने हुए थे। इसका एक मिजाज 1990 के दशक के शुरुआती दौर में दिखा। तब यूपी में समाजवादी पार्टी और BSP कार्यकर्ता एक साथ मंच से नारा लगाते थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। दरअसल सत्ता के लिए काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिलाया था। इससे OBC, दलित और मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा मजबूत गठबंधन तैयार हुआ। यानी सूबे के करीब 80% वोटरों की जातिगत नुमाइंदगी वाला गठबंधन। लेकिन सियासी महत्वाकांक्षा और वर्चस्व की लड़ाई में यह गठबंधन 2 साल में ही टूट गया। यह उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ी जातियों यानी OBC का ही दम था कि ब्राह्मणों की पार्टी समझे जाने वाली बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के कल्याण सिंह को अपना चेहरा बनाया और बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में BSP और समाजवादी पार्टी ने सेंध लगा दी। सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ चले गए। यूपी में 4 दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस सत्ता से हाशिए पर पहुंच चुकी थी। चुनौती OBC की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह को भी मिल रही थी और दलितों की राजनीति करने वाली मायावती को भी। समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरह से यादवों का दमखम बढ़ रहा था, उससे गैर यादव OBC में असंतोष बढ़ा। जातियों की राजनीति ने मायावती को भी यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। गठबंधन सरकारों के दौर में जातियों के आधार पर पार्टियां बनने लगी। RLD का जाटों पर असर है। अपना दल कुर्मियों की बात करता है। महान दल की राजनीति मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा की परिक्रमा करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राजभर को लामबंद करती है। निषाद पार्टी सूबे के निषादों की अगुवाई की बात करती है। पीस पार्टी मुस्लिमों की नुमाइंदगी का दावा करती है। उत्तर प्रदेश की आबादी में OBC वोटर्स की तादाद करीब 50% है। ये किसी को भी लखनऊ की सत्ता में बिठाने और बेदखल करने की कुव्वत रखते हैं। अलग अलग ये सारे ग्रुप्स पहले कभी कोई सुनने में नहीं आते थे और तब ये हुआ कि भाई हमारी आइडेंटिटी है अलग से, तो हम इसके पीछे क्यों जाएं? ये तो यादव के नाम पे लीडर बन गए हैं और हमको भेड़ बकरी की तरह चराते हैं। तो उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई हम अपना कि राजभरों की अपनी पार्टी बना लेंगे, निषाद की अपनी पार्टी बना लेंगे, कुम्हारों की अपनी पार्टी बना लेंगे। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। एक सच ये भी है कि OBC वोट आपस में बहुत बटा हुआ है। यूपी के OBC वोटर्स को लगता है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में सबसे ज्यादा यादवों को फायदा हुआ। साल 2007 में मायावती ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में ब्राह्मणों को जोड़ा और प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई।
तो 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए यादव और मुस्लिम वोटर्स को मजबूती से पकड़े रहने के साथ ही सूबे के युवा वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव को आगे कर दिया। कभी कंप्यूटर और अंग्रेजी का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी ने मुफ्त में लैपटॉप और टैबलेट देने का वादा किया। ऐसे में सिर्फ जाति के जोड़ तोड़ के सहारे सत्ता में पहुंचने का ख्वाब देखने वालों पर जाति प्लस विकास और बदलाव का फॉर्मूला भारी पड़ा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का बीजेपी ने 2014 में नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया। पूरे देश में जात पात की जगह विकास और बदलाव की बातें होने लगी। ऐसे में यूपी में सभी जातियों के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। सूबे में सत्ता तक पहुंचने के सभी जातीय समीकरण ध्वस्त हो गए। यूपी में बीजेपी को 42% वोट मिला। अब मोदी शाह की अगली परीक्षा 2017 के विधानसभा चुनावों में होनी थी। नोटबंदी की वजह से विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साधने में जुटी थी, तो बीजेपी ने इस फैसले के जरिए पीएम मोदी की छवि को गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश किया। कभी मंडल की राजनीति के विरोध में कमंडल की राजनीति ने जोर पकड़ा था, लेकिन आज की तारीख में कमंडल पॉलिटिक्स से निकले लोग मंडल की गोलबंदी में शामिल जातियों में अपना सियासी मुकद्दर देख रहे हैं। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी के पास एक और प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा था, तो दूसरी ओर जाति समीकरणों को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता को बैठाया गया। हर उस चेहरे को पार्टी से जोड़ा गया जो जातीय समीकरण के हिसाब से कमल खिलाने में दमदार भूमिका निभा सके, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या रीता बहुगुणा जोशी। बीजेपी का प्रयोग पूरी तरह कामयाब रहा और प्रचंड बहुमत से लैस बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। मोदी योगी सुनामी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश जैसे सियासी दुश्मनों को भी साथ ला दिया, लेकिन हाथी और साइकिल मिलकर भी कमल को पछाड़ नहीं पाए। जाति का अंकगणित राजनीतिक रसायन में तब्दील नहीं हो पाया। अब 2022 के लिए सियासी चौसड़ बिछ चुकी है। गोटियों को इधर उधर करने का खेल तूफानी रफ्तार से जारी है। अपराध और अपराधी कोई भी हो, अगर वह कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो सरकार का बुलडोजर हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। दुश्मनों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, बदलाव होके रहेगा। मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन उस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है, एक धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई बेरोजगारों को नौकरियों का सपना दिखा रहा है, कोई बुजुर्गों को तीर्थ कराने का वादा कर रहा है, तो कोई महिलाओं को 40% टिकट देने का। लेकिन यूपी की सियासत का एक सच ये भी है कि जातीय समीकरणों को साधे बिना सत्ता हासिल करना मुश्किल रहा है। कौन आसानी से किसकी तरफ जाता है, या वाकई में, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मुझे नहीं लगता कि कोई प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी की राजनीति बची है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन बाजी मार लेता है, कितनी कास्ट किसके पास आती है, ये समय बताएगा। यूपी के अखाड़े में प्रचंड बहुमत हासिल करने के लिए बीजेपी एक और विकास के एजेंडे को सुपरसोनिक रफ्तार से बढ़ा रही है। दूसरी ओर सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए छोटी बड़ी हर जाति के वोट बैंक में चुंबक लगाने की कोशिश में है। बीजेपी रणनीतिकारों की सबसे ज्यादा नजर सूबे के सबसे बड़े वोट बैंक ओबीसी पर है।
मैं समझता हूं कि जातियों पर आधारित राजनीति का ये एक अलग तरीके का उत्थान है, एक पीक टाइम है, और जब इसमें भी सारे ऑप्शंस चुक जाएंगे तब शायद जातियों के प्रति आकर्षण राजनीतिक दलों का, राजनीतिक नेताओं का कम होगा, क्योंकि अब लगेगा कि अब जातियों की राजनीति से कुछ और मिलने वाला नहीं है। यूपी के वोट बैंक पॉलिटिक्स में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश किस तरह होती है, इसका एक नमूना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल है। उनके 60 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल में 21 मंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि यादव वोट बैंक का बड़ा हिस्सा अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटर्स को जोड़ने में लगी हुई है। अगर यूपी के चुनावी अखाड़े में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, तो बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह के चेहरे को दिखाकर गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में चुंबक लगाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव की कोशिश अपने पारंपरिक यादव वोट बैंक को जोड़े रखने की है। साथ ही समाजवादी पार्टी जाति आधारित उन पार्टियों के साथ गठबंधन के रास्ते बढ़ रही है जिनका खास क्षेत्रों में प्रभाव है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया है और जाति आधारित दूसरे छोटे दलों को भी अखिलेश की अगुवाई वाले गठबंधन की छतरी तले लाने की कोशिशों में जुटे हैं। गुलामी करना है तो भारतीय जनता पार्टी में गुलामी करते रहो, ये ओम प्रकाश राजभर है। तेरे कहने से नहीं, 2022 में जमीन में दफना दूंगा भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा। ये जातियों का जोड़ तोड़ ही है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मेल मुलाकात बढ़ रही है। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम समीकरण का हिसाब लगा रहे हैं। अखिलेश जयंत चौधरी की पार्टी के साथ गठबंधन का संकेत न्यूज 24 के खास कार्यक्रम मंथन में दे चुके हैं। आरएलडी पहले भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था लोकसभा में। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। बीएसपी को बाय बाय करने वाले नेताओं को गले लगाने में अखिलेश जरा भी देरी नहीं लगा रहे। इस लिस्ट में लालजी वर्मा, राम अचल राजभर से लेकर आरएस कुशवाहा जैसे ओबीसी नेता शामिल हैं। अखिलेश ऐसे ही नेताओं के सहारे अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये एक संकेत है कि आगे आने वाले चुनाव में चाहे वो बड़ी पार्टी हो चाहे वो छोटी पार्टी हो, वो जातियों के एक वोट बैंक को और वोट बेस को ही अपने साथ रखना चाहेगी, क्योंकि जीत दिलाने का सबसे बड़ा आधार यही वर्ग हो सकते हैं। सूबे के ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी पहले ही प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुकी है। साथ ही लखनऊ में महर्षि परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगवाने का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश यादव की इस रणनीति को बीजेपी की राम की राजनीति की काट के तौर पर देखा जा रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बीएसपी का जुलाई के आखिरी हफ्ते से प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है, जिसमें जय भीम के साथ जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। ये 2022 के लिए बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग है। कभी उत्तर प्रदेश के सियासत की धुरी रहे ब्राह्मणों को मनाने के लिए मायावती ने अपने करीबी सतीश चंद्र मिश्र को आगे किया है। कहते हैं कि आप ब्राह्मणों की बात करते हैं तो आप समाज बांटने का काम करते हैं, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। हम तो जब ब्राह्मणों दलितों की भाईचारे की बात करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये परेशान इसलिए हो जाते हैं कि जब जानते हैं ब्राह्मण समाज और दलित समाज का भाईचारा हो जाएगा तो जो अति पिछड़ा वर्ग है जो कि पहले से ही जुड़ा हुआ है बीएसपी के साथ में, और जो अल्पसंख्यक समाज है वो भी जो है बीएसपी के साथ में आ जाता है, तो इनको लगता है कि इनको तो हिला डुलाना मुश्किल है और इनकी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो जाएगी, इसीलिए इनको परेशानी होगी। मायावती सॉफ्ट हिंदुत्व और जातीय समीकरणों के सहारे 2022 की वैतरणी पार करने की कोशिशों में जुटी है। कांग्रेस भी हिसाब लगा रही है कि 2022 में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए, अपने छिटके वोट को दोबारा हासिल करने के लिए किन चेहरों को आगे किया जाए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो, कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस
भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगा। बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित के साथ दूसरी छोटी बड़ी पार्टियां भी हैं। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि सूबे की सवर्ण जातियों के वोट का एक हिस्सा उसके खाते में आएगा ही। ऐसे में 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में वोट के लिए सियासी पार्टियों के सूरमा जाति की लकीर को और मोटी बनाने में जुटे हुए हैं, जिससे लखनऊ की लड़ाई में मैदान मारा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार में 15 मंत्री हैं, जो 2022 की लड़ाई में वोट का समीकरण साधने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। योगी सरकार में शामिल 21 मंत्री ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अखिलेश यादव अटैक इज बेस्ट डिफेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए एक और योगी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो दूसरी ओर छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर जातीय समीकरणों को एक एक सीट पर साधने में जुटे हैं। अखिलेश की नजर दूसरी पार्टियों, खासकर बीएसपी के असंतुष्टों पर भी हैं। मायावती अपने टेस्टेड सोशल इंजीनियरिंग यानी दलित और ब्राह्मण के सहारे आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार भी हिसाब लगा रहे हैं कि यूपी से सत्ता का वनवास कैसे खत्म किया जाए। हिंदुस्तान में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी गोलबंदी जारी है। आजादी के बाद से ही हमारे नेताओं ने जाति विहीन समाज बनाने की बात जोर शोर से उठाई, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा समाज को जातीय खांचों में उलझा कर रखने में अपनी बेहतरी देखी। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।